हेलो बच्चों। तो आज हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को स्टडी कर रहे हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम करंट मेज़र करने की कोशिश करते हैं। ओके, जो हमारी करंट मेज़र करने में हेल्प करता है। अब करंट मेज़र तो एम मीटर भी करता है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ गैल्वेनोमीटर एंड एन एम मीटर। ओके, तो गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या करता है, वो हमारे लिए बहुत एक सेंसिटिव डिवाइस है। वो बहुत स्मॉल अमाउंट्स ऑफ करंट को मेज़र करने में हेल्प कर सकता है। वो उसकी रेजिस्टेंस थोड़ी सी काफ़ी हाई हो रहती है। लेकिन यहीं पर अगर एम मीटर की बात करें, एम मीटर की रेजिस्टेंस लो होती है और ये हाई अमाउंट्स ऑफ करंट, काफ़ी बड़े करंट्स को मेज़र करने में हमारी मदद करता है एम मीटर। तो सेंसिटिव डिवाइस ज़्यादा कौन सा है? गैल्वेनोमीटर। तो आज देखते हैं गैल्वेनोमीटर क्या रहता है। ओके, अब गैल्वेनोमीटर से ही आप आगे जाके एम मीटर और वोल्ट मीटर दोनों अपने आप में बना सकते हैं, तो वो भी हम लोग स्टडी करेंगे इस पार्ट में। तो देखते हैं सबसे पहले गैल्वेनोमीटर होता कैसा है और कैसा दिखता है। तो कुछ इस तरह से हम एक गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करें। अभी कंस्ट्रक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इसके अलावा भी कुछ नहीं। ओके, तो अगर मैं इसको कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करूं तो स्टेप नंबर 1 के अंदर हमें क्या लगाना पड़ेगा? इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 2 मैग्नेट्स लगाने पड़ेंगे। कैसी शेप के? कनकेव शेप के। तो ये हमने कनकेव शेप के 2 मैग्नेट्स लगा लिए सबसे पहले, ये नॉर्थ पोल एंड ये साउथ पोल। ओके, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये कनकेव शेप के क्यों लिया आपने, नॉर्मल मैग्नेट्स में क्या बुराई थी? तो अभी थोड़ी देर आप रुको, इसी के अंदर आपको सब क्लियर हो जाएगा कनकेव शेप के क्यों रखने चाहिए इनको। ओके, आप दूसरी भी लोगे उनके अंदर भी डिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन जो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा वो इस कनकेव शेप में आता है। ये हमने एक्सपेरिमेंटली भी समझा है। अब इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो जो हैं रहेंगी कुछ इस तरह से। ये नॉर्थ से जाके साउथ की तरफ इस तरह से जा रही होंगी। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी बनी हुई हैं। ओके, अब इस दोनों इस तरह के जो मैग्नेट्स हैं इनके बीच में हम क्या रखते हैं? एक इंसुलेटेड सिलेंडर को रखा जाता है। ओके, ये हमारा वो सिलेंडर है, ये हमने इसके बीचों बीच इस तरह से रख दिया। ओके, तो ये कुछ इस तरह से हमने इसके बीचों बीच अपना सिलेंडर को रख दिया यहाँ पे। ओके, अब होने क्या वाला है, इस सिलेंडर के ऊपर सबसे पहले क्या किया जाता है, इस तरह से एक टॉर्शनल वायर से इसको कनेक्ट करके इसको एक अपर वॉल से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब ये टॉर्शनल वायर क्या होती है सर? कहीं पर तो सुना सुना सा वर्ड लग रहा है, कहीं पर हमने पढ़ा भी हुआ है, तो ये होता क्या है याद करा दो सर थोड़ा सा। तो टॉर्शनल वायर क्या होती है? ये आपने एसएचएम वाले चैप्टर में पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो 11th क्लास में। तो इसमें क्या रहता है, कुछ इस तरह से ये टॉर्शनल वायर होती है। ये आपके पास एक वॉल है, इस वॉल से नीचे एक वायर को हैंग किया जाता है और उसके साथ में एक डिस्क को हमने अटैच किया था, याद आ रहा हो तो 11th क्लास में। ओके, तो उसके बाद क्या किया गया था कि मान लो इमेजिन करो कि इस तरह से आपके पास ये वो टॉर्शनल वायर है जो कि ऊपर छत से अटैच्ड है, नीचे आपने एक डिस्क को इस तरह से लगाया हुआ है। ओके, जैसे ही आप इस डिस्क को रोटेट करते हैं, साथ साथ में ये वायर भी साथ में रोटेट होगी आपकी, इस तरह से घूमेगी साथ में। अब जैसे आप इसको रिलीज करोगे, रिलीज करते साथ ही ये क्या होगा, ये रिटर्न आनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हो गया। जैसे आप इसको घुमाते हो तो उसके अंदर एक एडिशनल फोर्सेस जनरेट होते हैं जिसकी वजह से ये वापसी आने की कोशिश करती है। ओके, तो जो इसके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा, अब इसको इमेजिन करो कि मैंने इसको पहले तो 30 डिग्री रोटेट करा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क कम है, जल्दी पास ही है, कम ही इसके ऊपर फोर्स लगेंगे तो कम रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। 60 डिग्री रोटेट करा तो रिस्टोरिंग टॉर्क भी ज़्यादा होना चाहिए। 90 डिग्री कर दिया और भी ज़्यादा, 120 करूंगा और भी ज़्यादा। तो देयरफॉर एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है इसके केस में रिस्टोरिंग टॉर्क। ओके, तो दिस इन दिस टॉर्शनल वायर जो रिस्टोरिंग टॉर्क रहता है बच्चों, रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होता है एक तो, दैट रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल। ओके, प्रोपोर्शनलिटी हटाते थे हम लोग तो एक कांस्टेंट लगता था, हम उसको सी बोल देते हैं, सी टाइम्स थीटा, या फिर इसको के से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, के क्या रहता है यहाँ पे? टॉर्शनल कांस्टेंट। ओके, तो ये कांस्टेंट है एंड नथिंग एल्स। अगर जो है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है तो इसके लिए कुछ लोग नेगेटिव साइन लगाना भी पसंद करते हैं, लेकिन हम अभी इस पार्ट के लिए इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही खेलेंगे, तो इसके होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ओके, तो एक नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है आपको कि आप जब उसको रोटेट करते हो तो एक अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगता है, दैट्स ऑल। नेगेटिव साइन का मीनिंग यहाँ पे सिर्फ इतना है। तो एक रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल,
तो ये है मेरा टॉर्शनल वायर का काम। तो अगर इसके केस में अगर मैं बात करूं, तो अगर बाय चांस किसी ने सिलेंडर को रोटेट कर दिया तो क्या होगा, ये जो वायर है एक रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करेगी जो कि उसको वापसी लाने की कोशिश करेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। ओके, अब आते हैं उस चीज पे जो इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। रोटेट करने की कोशिश करेगा मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर है। कैसे? आपको पता है कि एक करंट कैरिंग जो लूप है उसको अगर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूं तो वो क्या होती है, रोटेट करने की कोशिश करती है। ओके, दैट ट्राइज टू रोटेट। ओके, तो अब इसीलिए जो हम क्या करते हैं, इस इधर से एक क्या करते हैं, एक हमने करंट कैरिंग वायर लेके आए बाहर से। जिस भी करंट को मुझे मेजर करना है वो मैंने इसके अंदर से अप्लाई कराया। अब इसको धीरे 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 हम आगे बढ़ाते हुए कुछ इस तरह से नीचे लेकर आए और इसके ऊपर हमने वाउंड कर दिया। एक्चुअल में हम लोग ऐसी कई सारी टर्न्स जो हैं इसके ऊपर वाउंड करते हैं। n नंबर ऑफ टर्न्स इमेजिन कर लो यहाँ पे बनी हुई हैं। और ये हो गया हमारा, ये इधर से अब आप इमेजिन कर सकते हो ना कि ये 1 2 3 4 मैंने कई सारी वायर्स इसके अंदर वाउंड कर दी हैं फॉर सिंप्लिसिटी, ताकि आपको जो है होच पोच ना दिखे। तो मैंने एक ही बनाया यहाँ पे। एक्चुअल में n नंबर ऑफ वायर्स रहते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये इधर से करंट हमारा एग्जिट हो जाता है। ये इनपुट, ये आउट, एग्जिट निकल गया यहाँ से। हाँ, अब क्या रहेगा, अब देखो जैसे ही इस करंट कैरिंग लूप के अंदर से मैं करंट को फ्लो कराऊंगा, जैसे इस लूप के अंदर से मैं करंट को फ्लो कराऊंगा, होना क्या चाहिए, इसके ऊपर एक टॉर्क लगना चाहिए। दैट इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। आपने पार्ट में पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट में कि जब भी हमारे पास एक लूप होती है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, वो क्या करती है, वो हमेशा एक रोटेट होती है, उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। तो दिस टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो पहली बात तो आप इसको समझो कि ये टॉर्क जो है कैसे लगेगा। दूसरी बात समझते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी टॉर्क की। ओके, तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों को समझना है कैसे। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी। हम पढ़ चुके हैं कि एक जब भी एक करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड विच इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। ओके, अब जो है अब इसके ऊपर दो टॉर्क्स लग रहे हैं। पहली बात तो एक, वन ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड जो कि उसको इस तरह से रोटेट करना चाहता है। सेकंड, ड्यू टू दिस टॉर्शनल वायर जो उसको रिटर्न करना चाहता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। अब ये दोनों टॉर्क्स जो हैं एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, तो देयरफॉर होना क्या चाहिए कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये इक्विलिब्रियम में एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। तो इक्वल एंड अपोजिट होने की कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों आपस में जो है हमारे इक्वेट कर देंगे हम लोग फॉर इक्विलिब्रियम केस। तो आप इस चीज को समझो एक बारी पहले तो कि होगा क्या यहाँ पे बेसिकली कि आप इसको, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसको इस तरह से रोटेट कराएगा एक एंगल पे, साथ साथ में ये वायर भी रोटेट होती जाएगी इस तरह से। अब इस वायर के रोटेट होने की वजह से एक रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा एक एंगल पे आके जो इसको स्टॉप करा देगा। ओके, फॉर दैट पोजीशन, फॉर दैट खास एंगल, उसके लिए इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। उस टाइम पे दोनों के दोनों टॉर्क्स, दैट इज टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इट विल बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब ये जो है हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, NIAB साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू K टाइम्स थीटा। ओके, सॉरी, लेट मी जस्ट टेल यू वन मोर थिंग फर्स्ट। यस, अब पहले टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू NIAB साइन थीटा है हमारा। ओके, अब ये वाला एंगल कौन सा है, व्हाट इज दिस एंगल। ओके, दिस एंगल इज नॉट सेम एज दिस एंगल। ओके, दिस इज डिफरेंट। अब ये जो साइन थीटा एंगल कौन सा रहता है, साइन थीटा एंगल रहता है, दिस एंगल इज बिटवीन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। M और B के बीच में जो डायरेक्शन हमारा एंगल है, इसको हम बोलते हैं साइन थीटा। इस एंगल को 90 डिग्री करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, ये कनकेव मैग्नेट्स लगाई जाती हैं। ओके, ताकि अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, इसके अंदर हमेशा जितनी बार इस लूप के अंदर एंटर करे उतनी बार वो 90 डिग्री से ही एंटर करे। आप इमेजिन कर सकते हो कि ये मान लो आपकी एक ये लूप है, ये
इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इधर से आ रही हैं, वो इसके अंदर हमेशा 90 डिग्री के अंदर ही एंटर करनी चाहिए। इसीलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको ये कनकेव शेप की मैग्नेट्स बनाई जाती हैं। तो फॉर दिस कनकेव शेप मैग्नेट्स दिस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो देयरफॉर दिस टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट NIAB। तो ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। दूसरा रिस्टोरिंग टॉर्क है। अब इनको आपस में इक्वेट कर देंगे फॉर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम के लिए जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क आ रहा है मस्ट बी इक्वल टू द रिस्टोरिंग टॉर्क। दोनों को इक्वेट कर दें आपस में, NIAB मस्ट बी इक्वल टू K टाइम्स थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, जितने भी एंगल पे जाके ये रुक रहा है दैट इज द एंगल जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ओके, तो अब अगर मुझे करंट निकालना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ करंट मेजरिंग डिवाइस, अगर मुझे करंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बस इस एंगल का पता होना चाहिए कि ये जाके कितने एंगल पे रुक रहा है। 30 डिग्री पे रुक रहा है, 45 डिग्री पे रुक रहा है, बाकी सारी चीज़ें तो कॉन्स्टेंट्स है ना। तो I इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय NAB टाइम्स थीटा। ओके, तो अब ये कैसे करंट मेजरिंग डिवाइस है मेरा, अब देखो जैसे अब होगा क्या, बेसिकली हमें क्या मेजर करना होगा कि ये कितने एंगल पे जाके स्टॉप हो गया। अगर ये 30 डिग्री पे स्टॉप हो गया, मैं यहाँ पे 30 डिग्री वैल्यू पुट कर दूंगा। 45 डिग्री पे स्टॉप हुआ, यहाँ पे 45 डिग्री पुट कर दूंगा, और उसके रिस्पेक्ट में मेरे पास एक करंट की वैल्यू आ जाएगी। समझो कैसे, K एक कॉन्स्टेंट है जो कि हम लोग एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर लेंगे इस वायर के लिए। N कितने नंबर ऑफ टर्न्स हमने यहाँ पे लगाए हैं वो भी मेरे खुद के हाथ में है। मैं अपना डिवाइस बना रहा हूँ तो नंबर ऑफ टर्न्स मैं अपने हिसाब से जोड़ सकता हूँ, 100 का बनाना चाहूँ, 1000 का बनाना चाहूँ, दैट इज इन माई हैंड। एरिया ऑफ द लूप, ये एरिया भी मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करूँगा, मेरे खुद के हाथ में बनाना, तो दिस इज इन माई हैंड्स, तो एरिया भी मैंने फिक्स कर लिया। और मैग्नेट्स आर ऑल्सो फिक्स्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कॉन्स्टेंट है। तो ऑल ओवर ये पूरा का पूरा जो कांस्टेंट है हमारा, ये पूरी की पूरी सारी क्वांटिटीज एक कांस्टेंट वैल्यू बना रही हैं। देयरफॉर ये जो करंट है सिर्फ और सिर्फ एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, जितना भी ज़्यादा एंगल होगा उतना ज़्यादा करंट मेरे डिवाइस में फ्लो कर रहा होगा। तो देयरफॉर इन दिस वे ये डिवाइस जो है मुझे करंट मेजर करने में हेल्प करता है। ओके बच्चों, तो दिस डिवाइस इज कॉल्ड दी व्हाट, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इसके आंसर से, व्हाई दीज टू मैग्नेट्स आर टेकन कनकेव शेप। तो रीजन क्या है, टू मेक दी मैग्नेटिक फील्ड रेडियल। रेडियल होने का मतलब रेडियस के टुवार्ड्स। देखो अभी इसके अंदर क्या रहता है कि ये जितनी ज़्यादा अच्छी कनकेव होंगी उतना ज़्यादा ऐसा लगेगा कि रेडियस की तरफ जा रही हैं और रेडियस से निकल रही है। ओके, तो फॉर आइडियल हम लोग मान लेते हैं कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए ही किया जाता है। रेडियल क्यों चाहिए, ताकि ये जो एंगल है ये वाला एंगल 90 डिग्री हो सके। ओके, और 90 डिग्री होने से क्या होगा, मुझे मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। ओके, तो दैट इज वाई हम लोग, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रेडियल अज्यूम करने के लिए हम इसको कनकेव शेप का बनाया जाता है। तो ये था मेरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, अब एक चीज होती है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या रहती है बच्चों, करंट सेंसिटिविटी होती है हमारी करंट सेंसिटिविटी। ओके, करंट सेंसिटिविटी किसी भी डिवाइस की क्या होती है बच्चों, कि जैसे ये NAB ये है ना, I टाइम्स NAB बाय K इंटू इज इक्वल टू थीटा। मैंने क्या करा, ये जो है ना राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया मैं इस क्वांटिटी को, I इंटू NAB बाई K। अब करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या होगा कि कम करंट में अगर मुझे ज़्यादा डिफ्लेक्शन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा। करंट सेंसिटिविटी, कोई डिवाइस कितना ज़्यादा सेंसिटिव है उसका मतलब क्या हुआ कि वो कितना छोटे से छोटे अमाउंट ऑफ करंट्स को मेजर कर सकता है, उसकी करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा मानी जाएगी। यही तो होगा ना इसका मीनिंग। तो अगर मुझे करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो इसका मतलब क्या होगा कि कम करंट में मुझे ज्यादा एंगल की वैल्यू मिले। ओके, तो अगर मेरा करंट कम है और मुझे एंगल ज्यादा चाहिए तो मुझे इस वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, NAB बाई K को। तो इसीलिए इस वाली क्वांटिटी को बोला जाता है करंट सेंसिटिविटी। ओके, तो this quantity is called NAB by K which is equal to theta upon I which is equal to current sensitivity। ओके, तो NAB बाई K को करंट सेंसिटिविटी CS से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग NAB बाई
के। तो आपसे अब ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ डिवाइस डिपेंड्स। ओके, तो करंट सेंसिटिविटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैसे कि देखो, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतना ज़्यादा जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा और उतना ज़्यादा एंगल से वो रोटेट होगा। तो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आने वाली है ये चीज़। ओके, तो दिस इज करंट सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। जितना बड़ा मैं एरिया लूँगा, ओके, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। तो सी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। मैग्नेटिक फील्ड में जितना ज़्यादा लूँगा उतनी ज़्यादा करंट सेंसिटिविटी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा तो वो रोटेशन ज़्यादा देगा उसको। ओके, लेकिन इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस टॉर्शनल कांस्टेंट। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्शनल कांस्टेंट का मतलब कि इसकी जो रीस्टोरिंग टॉर्क करने की वैल्यू है वो जितनी कम होगी उतना ज़्यादा करंट जो है सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी ना मेरी। कि ये जो है एक तो बिल्कुल हल्की सी वायर है बिल्कुल, ये कि एक ही थोड़े से फोर्स में ज़्यादा जो है रोटेट हो जाती है, तो देयरफॉर उसकी करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी ना, कि वो कम करंट में ज़्यादा एंगल रोटेट कराना है मुझे, है ना। तो देयरफॉर इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के। तो आई होप ये पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। दिस इज कॉल्ड दी करंट सेंसिटिविटी। ओके बच्चों, अब अगर मुझे इसी तरह से इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालने में भी हेल्प करता है ये। देखो, करंट सेंसिटिविटी और देयर इज अ रिलेशन बिटवीन देम, कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी निकाली जा सकती है इससे। अब ये डिवाइस वोल्टेज भी मेजर करने में हेल्प करेगा मेरी, तो आपको थोड़ी देर में क्लियर होगा कैसे इससे वोल्टेज भी निकाले जा सकते हैं। कुछ नहीं करना, ये करंट है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V बाय R ही तो होता है। तो इसी अगर मुझे करंट मिल गया और रेजिस्टेंस पता है अपनी वायर का, तो मैं उससे वोल्टेज भी निकाल सकता हूँ ना। तो दिस डिवाइस कैन ऑल्सो हेल्प मी टू फाइंड आउट दी वोल्टेज। ओके, तो एक सेकेंड, ये अगर करंट सेंसिटिविटी हमारी आ चुकी है यहाँ तक, तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या है मेरा, इसी से एक बार दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। I इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय एन ए बी टाइम्स थीटा। यहाँ तक आ चुका था हमारा। अब I बाय ओम्स लो I इज इक्वल टू V बाय आर होता है बच्चों। तो इस V बाय आर इसके अंदर जो हम लोग पुट कर देंगे, देयरफॉर V बाय आर इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय एन ए बी टाइम्स थीटा। तो इससे मुझे क्या हो गया, V की वैल्यू मिल गई यहाँ पे। अब देखो कैसे, थीटा इज इक्वल टू एन ए बी बाय के टाइम्स आर इज इक्वल टू इंटू वी। देखो अब इसको समझो कैसे, मैं इसको एन ए बी बाई के को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया, तो थीटा की वैल्यू आ गई एन ए बी बाई के आर इंटू वी। तो ये जो हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है, दिस इज कॉल्ड दी वोल्टेज सेंसिटिविटी। दिस इज कॉल्ड वी एस, वोल्टेज सेंसिटिविटी, एन ए बी डिवाइडेड बाय के टाइम्स आर। ओके, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या था, एन ए बी बाय के। ओके, तो देयरफॉर इस तरह से वी एस और सी एस के बीच में क्या रिलेशन हो गया मेरा, वी एस इज इक्वल टू सी एस बाय आर। वी एस इज इक्वल टू सी एस डिवाइडेड बाय आर। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय आर। ओके, तो अब इसको समझो एक बार के लिए कि क्या इसका मीनिंग है यहाँ पे, कि वोल्टेज सेंसिटिविटी पहली बात तो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहला पॉइंट, जैसा कि पिछले केस में था। मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टॉर्शनल कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, लेकिन जब मैं इन दोनों चीज़ों की बात करता हूं तो एक बार इसको समझना ध्यान से बच्चों। नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा ही मेरी वायर्स की लेंथ होगी, और जितनी ज़्यादा मेरी वायर्स की लेंथ होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए फॉर्मूला से। तो देयरफॉर ये N और R दे आर ऑल्सो लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, N इज डायरेक्ट, नंबर ऑफ टर्न्स और रेजिस्टेंस इनके बीच में भी एक रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगी मेरी। ओके, तो देयरफॉर ये आपस में ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, देखो आई कैन राइट लाइक दिस, एन इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट में मान लो ए टाइम्स आर,
कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होंगी। तो एक प्रोपोर्शन, एक कांस्टेंट है। अब मैं यहाँ पर जब मैं ये ए पहले यूज्ड है तो कोई और कांस्टेंट यूज कर लेते हैं, x टाइम्स r बोल देते हैं इस चीज़ को। ओके, तो जब नंबर ऑफ टर्न्स जो है, क्योंकि रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, वो कांस्टेंट ही बच जाएगा। तो देयरफॉर जब भी मैं, अब ये क्वेश्चन पूछा था कि करंट सेंसिटिविटी किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी। ओके, तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो तो ये एरिया पे तो डिपेंड कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड पे भी कर रही है, टॉर्शनल कांस्टेंट पे भी कर रही है, लेकिन ये ना तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रही है ना ही रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि ये आपस में कैंसिल करके एक कांस्टेंट ही यहां पे लगा देंगे। ओके, तो दैट इज व्हाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछा भी जाता है कि एक न्यूमेरिकल्स में भी आता है और जो है इस तरह के क्वेश्चंस में पूछा थ्योरेटिकली भी कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ अ डिवाइस डिपेंड्स। ओके, तो उसमें क्या आपको आंसर देना पड़ेगा, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एंड द टॉर्शनल कांस्टेंट, बट नॉट ऑन द रेजिस्टेंस एंड नंबर ऑफ टर्न्स। इन दोनों के ऊपर नहीं करने वाला, चाहे बेशक मुझे फॉर्मूला में दिख रहा है ये, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से अगर कोई पूछे कि करंट सेंसिटिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और टॉर्शनल कांस्टेंट पे, ये 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है। वोल्टेज सेंसिटिविटी 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इनकी ऐसा यूनिट भी आप लोग एक बार देख लीजिए। तो अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी की ऐसा यूनिट अगर मैं निकालना चाहूँ तो दिस क्वांटिटी इज वोल्टेज सेंसिटिविटी NAB/KR विच इज इक्वल, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू θ/V। तो अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो इसकी ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी, रेडियन/वोल्ट। इसी तरह से अगर मैं करंट सेंसिटिविटी की ऐसा यूनिट की बात करूं तो वो क्या बन जाएगी, रेडियन/एम्पियर। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ऑल्सो। सो ये था हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बेसिक वर्किंग और थोड़ा सा उससे रिलेटेड हमारी थियरी। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप लोग ट्राई कर सकते हैं करंट सेंसिटिविटी पे, वोल्टेज सेंसिटिविटी पे। और कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगली वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर और एमीटर में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।